हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल यानी कि यूकैरियोट्स का इवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। अब हम यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल है वो कैसे इवोल्यूट हुआ है, उसकी इवोल्यूशन कैसे हुई है प्रोकैरियोटिक सेल में से, और प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये भी कैसे इवोल्यूट हुआ है। तो इसकी हम सेल्स की जो इवोल्यूशन है वो आज हम कवर करेंगे। ये थर्ड लेक्चर है इवोल्यूशन का। सो लेट्स स्टार्ट। साइंटिस्ट जो है ये इस फैक्ट को एग्री करते हैं दैट आवर प्लेनेट अर्थ वाज वंस कवर्ड विद वाटर, यानी कि हमारा जो प्लेनेट अर्थ है ये बहुत पहले, बहुत टाइम के अंदर पहले जो है ये कवर्ड होता था वाटर से, यानी कि ये कम्प्लीटली वाटर से कवर्ड था और इसके अंदर सिर्फ जो है वो वाटर मौजूद था। इसके अंदर मैरीन लाइफ जो है वो पॉसिबल हो सकती थी, तो सिर्फ वाटर से ये कवर्ड था। ग्रेजुअली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स, बिलियंस ऑफ सालों के बाद जो है वाटर जो है वो रिसीड हुआ और उसके बाद लैंड जो है वो अपीयर हुई। तो हमारी जो अर्थ पर जो लैंड है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो है वो अपीयर हुई और उसके बाद लाइफ फॉर्म्स जो है यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट होने शुरू हुए, क्योंकि टेम्परेचर पहले बहुत ज़्यादा कम होता था और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे टेम्परेचर बढ़ा और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो बढ़ने का मौका मिला, उन्हें यहाँ पर ज़िंदा रहने का मौका मिला, तब जाके यहाँ पर लिविंग फॉर्म्स बने। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो एक्चुअली ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम वाटर, और ये बात भी प्रूफ की जा चुकी है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे पहले स्टार्ट हुए थे, जो लाइफ एग्जिस्ट की सबसे पहले, वो वाटर के अंदर है। तो स्पेशली इन हॉट स्प्रिंग्स, बहुत ज़्यादा हॉट स्प्रिंग्स के अंदर यानी कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाले एरिया के अंदर, जहाँ पे वाटर के अंदर भी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, उन जगहों को हम कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। तो हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर ये जो है ये पहले ऑर्गेनिज्म यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल वो वहाँ पर जन्म उन्होंने लिया। अब ये बात जो है वो होली कुरान के अंदर भी ये बात लिखी गई है। एक सूरा है जिसके अंदर इसके बारे में बात की गई है कि जो लिविंग फॉर्म्स हैं, ऑल द एवरी लिविंग फॉर्म जो है वो अर्थ पे जितने भी लिविंग फॉर्म्स मौजूद हैं वो वाटर से अराइज हुए हैं, यानी कि वो वाटर से बने हैं। और ये बात हमें यकीन करनी चाहिए। जो है ये बात कुरान के अंदर लिखी है, तो इसलिए ये बात गलत नहीं हो सकती। तो इसीलिए हर ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आज हम देख रहे हैं, ये प्रोकैरियोट से अगर आए हैं तो ये प्रोकैरियोट भी सबसे पहले ये वाटर से अराइज हुए हैं। तो फर्स्ट लिविंग फॉर्म यानी कि पहली जो ज़िंदगी की यानी कि पहला जो सेल है, पहली जो ज़िंदगी है वो अराइज हुई है फ्रॉम वाटर, यानी कि उसने वाटर से जन्म लिया है। इट्स अज्यूम दैट वेंट्स, वेंट्स क्या हैं? ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स, इनको थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि तो हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या हैं, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें हमारी अर्थ जो है, अर्थ के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये पूरी अर्थ है, इसके कोर के अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। तो अर्थ से जैसे ही आप नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता रहता है। तो अर्थ की जो है हमारे पास 3 लेयर्स भी हैं। अब इस 3 लेयर के अंदर जो मेंटल की लेयर है यानी कि मिडल की लेयर है, अब इस लेयर के अंदर देखें क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है एक तरह का लावा या फिर एक तरह के रॉक्स जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर के साथ ये रॉक्स होते हैं, इसे मैग्मा कहते हैं। अब यहाँ पर ऊपर जो है ये हमारे पास पानी है, ठीक है। तो अगर ये पानी जब यहाँ पर नीचे जाता है तो क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ये इससे जब पानी इससे हिट करता है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर ये पानी एवापोरेट होता है और इसकी वजह से यहाँ पर आपके पास जो है वो एक तरह का लावा टाइप या फिर यहाँ पर एवापोरेशन होती है और उसकी वजह से बहुत सारी गैसेस और बाकी के मटेरियल्स जो है यहाँ से बाहर आते हैं। तो ये आपके पास जो एरिया है ये हॉट स्प्रिंग कहलाता है या फिर ये हाइड्रोथर्मल वेंट कहलाता है। इसके अंदर जो है बाकी के जैसे कि आपके पास मीथेन और बाकी की गैसेस वगैरह होती हैं और बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो है लाइफ के लिए जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं वो भी यहाँ पर कुछ मिलते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर इस जगह पर यानी कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स पर जो पहला सेल है उसने जन्म लिया। और वो कैसे हुआ कि ये जो वेंट्स हैं, इन वेंट्स ने कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो है वो सप्लाई किए उस ऑर्गेनिज्म को, और एनर्जी जो है वो उन ऑर्गेनिज्म में इस वेंट से जो है एनर्जी हासिल की और रॉ मटेरियल फॉर द ओरिजिन एंड सर्वाइवल ऑफ अर्ली फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उस प्रोकैरियोटिक सेल को एनर्जी मिली और बाकी का जो रॉ मटेरियल है जो उसको रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए चाहिए, वो भी इन हाइड्रोथर्मल वेंट से उस लिविंग फॉर्म को मिला, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल को ये सारी चीज़ें इससे मिली। एंड इट इज़ नाउ नोन एज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड आर्ची बैक्टीरिया।
तो आर्ची बैक्टीरिया वो फर्स्ट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल था और उसने जन्म लिया। तो सबसे पहला जो आपके पास प्रिमिटिव बैक्टीरिया है वो है आर्की बैक्टीरिया, और उसने जन्म लिया है इस हाई टेम्परेचर वाले एरियाज़ के अंदर, यानी कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर। और ये टॉलरेट कर सकता है एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स के अंदर हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर ये रह सकता है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो कैटाबॉलिक इन नेचर है, यानी कि ये अंदर जो इनके अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है, इनके अंदर जो भी ये जिस प्रोसेस से ये एनर्जी लेते हैं वो एक्चुअली कैटाबॉलिक प्रोसेस है। और कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन हो और उससे हमें एनर्जी मिले। तो एक्चुअली जो रेस्पायरेशन हमारे अंदर इंसान के अंदर हो रही है तो वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज टूट रहा है और उससे हमें एनर्जी मिल रही है। तो ऐसा इसी तरह का जो है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस ये करते थे, जिसकी वजह से वो एनर्जी हासिल कर पाते थे। और ये आर्ची बैक्टीरिया के अंदर कैटाबॉलिक प्रोसेस जो था वो मौजूद था। और इसके अंदर क्या होता था कि जो कंपाउंड इन्हें एनवायरनमेंट से मिल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनको मिल रहे थे एनवायरनमेंट से, ये उनको ब्रेक डाउन करके और उसमें से ये एनर्जी हासिल कर रहे थे। तो जैसे क्या हुआ कि विद ग्रेजुअल डिप्लीशन ऑफ द और कॉम्प्लेक्स एनर्जी रिच कंपाउंड्स, जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता ये जो इन्वायरमेंट के अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, यानी कि जिससे एनर्जी वो हासिल कर रहे हैं, ये कंपाउंड्स जैसे इन्वायरमेंट के अंदर कम हुए, तो फिर उन्हें एक नीड थी कि वो कोई ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप करें जिस मैकेनिज़्म से वो जो है वो एनाबॉलिक प्रोसेस या एनाबॉलिक एक्टिविटी करें, जिसके अंदर क्या हो कि वो कोई चीज़ें बना रहे हों, उनके खुद के दम पर वो कोई चीज़ बनाएं और कुछ मॉलिक्यूल्स वो खुद से बनाकर वो क्या करें, सर्वाइव करें, उससे एनर्जी हासिल करें। क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर जो भी कंपाउंड्स थे वो बहुत ज़्यादा पहले तो मौजूद थे, लेकिन अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे थे, उनकी कमी हो रही थी एनवायरनमेंट के अंदर। तो इन्हें एनर्जी किससे मिले, तो ये क्या करते हैं कि इन्हें जो है वो एनाबॉलिक प्रोसेस बनाना है। एनाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस जिसके अंदर कोई ना कोई कंपाउंड बन रहा है, तो वो प्रोसेस एनाबॉलिक प्रोसेस कहलाता है। तो ऐसे प्रोसेस इन्होंने डेवलप करना शुरू हो गए। तो अब देखें यहाँ पर क्या होगा कि ये बैक्टीरिया जैसे इवॉल्व हुए तो इन्हें जो है वो न्यू वेज मिले और न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सर्वाइवल के लिए मिली, क्योंकि इन्होंने नए नए तरीके जो है वो डेवलप कर लिए थे। जैसे कि अकाउंट्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट वेव्स ऑफ रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, इन्होंने डिफरेंट वेज ऑफ मैकेनिज्म डेवलप किए, जो कि जैसे कि रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है जिसमें उन्होंने डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी हासिल की। और उसके साथ साथ कोरिलेटेड विद द एग्जिस्टिंग डाइवर्सिटी ऑफ द न्यूट्रेटेड मेथड, तो डिफरेंट तरह के न्यूट्रेटिव मेथड्स उन्होंने अपनाए, यानी कि उन्हें न्यूट्रिशन जो है वो सिर्फ इस रेस्पिरेशन से ना मिले, वो सिर्फ कैटाबॉलिक प्रोसेस ना करें, बल्कि वो इंजेस्ट भी करें या फिर वो एब्जॉर्ब भी करें न्यूट्रिएंट्स को। तो इस तरह के प्रोसेस उन्होंने अपनाए। तो इस तरह से जो बैक्टीरिया थे वो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया से कन्वर्ट हो गए ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर, यानी कि पहले वो डिपेंड करते थे किसी और पर, जो न्यूट्रिशन लेने के लिए वो किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते थे, या फिर वो किसी और एनर्जी सोर्स जैसे कि मॉलिक्यूल्स जो कि मौजूद थे उस इन्वायरमेंट में, उस पर डिपेंड किया करते थे। लेकिन अब वो कन्वर्ट हो गए, अब वो चेंज हो गए ऑटोट्रॉफिक के अंदर, यानी कि वो अपना खुद का खाना जो है वो खुद बना पा रहे थे और ऐसे मॉलिक्यूल्स बना रहे थे। यानी कि एनाबॉलिक प्रोसेसेस से क्या होता है कि वो ऐसे मेथड्स अप्लाई करते हैं और वो ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो उनको एनर्जी देते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ जो है ऐसे अब इवॉल्व हो गए हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया से, अब को क्या बन गए ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो द ऑटोट्रॉफ्स हैड डिपेंड अपॉन द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, क्योंकि वहाँ पर उस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिक सब्सटेंस ज़्यादा नहीं थे, तो इन ऑटोट्रॉफ्स को सबसे पहले इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पर डिपेंड करना पड़ा। और अब वो इनऑर्गेनिक से जो है वो कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाकर उसे एनर्जी हासिल कर रहे थे। तो इस तरह से हमारे पास सल्फ़र बैक्टीरिया बना, और वो ऐसा बैक्टीरिया जो कि सल्फ़र को यूज़ करता था और उससे वो जो है वो अपना खाना बनाता था। उसके बाद दूसरा बैक्टीरिया जो कि आयरन बैक्टीरिया है, वो आयरन को यूज़ करता था, और ये आयरन और सल्फ़र ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जिनको यूज़ करके ये बैक्टीरिया एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स को बना रहे थे और उससे एनर्जी हासिल कर रहे थे। उसके बाद जैसे कि
The energy obtained was very small as compared to their requirements, so they developed need to evolve much more efficient ways for photosynthesis. इन्होंने क्या किया, क्योंकि एनर्जी जो हासिल हो रही है वो बहुत ही कम हासिल हो रही थी, इससे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बहुत ही कम एनर्जी हासिल हो रही थी, तो इन्होंने क्या किया कि थोड़े ज़्यादा एफिशिएंट जो है वो प्रोसेसेस इन्होंने अपनाए, जैसे कि इन्होंने इवॉल्व होकर ये फोटोसिंथेसिस करने लगे जिसमें ये लाइट को यूज़ कर रहे थे। पहले ये सल्फ़र और आयरन वगैरह को यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब ये इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके और सनलाइट को यूज़ करके अपना जो है वो मॉलिक्यूल्स बना रहे थे, ग्लूकोज बना रहे थे, जिससे वो अपनी एनर्जी हासिल कर रहे थे। दिस अकाउंट्स फॉर द ग्रेजुअल अकोमोलेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस वजह से, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस से जो है वो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है, तो इस तरह से इन्वायरमेंट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन बढ़ती चली गई, और जैसे ही ऑक्सीजन इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा हुआ, तो इस तरह से दूसरे ऑर्गेनिज्म भी वहाँ पर जन्म ले पाए। यानी कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के आने की वजह क्या है, ऑक्सीजन का बढ़ना। अगर ऑक्सीजन बढ़ गई है तो इसका मतलब है यहाँ पर अब दूसरे ऑर्गेनिज्म ज़िंदा हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स कैसे इवॉल्व हुए, और यानी कि यूकैरियोट्स कैसे इवॉल्व हुए। तो यहाँ पर हमारे पास हमें डेट्स देखनी है कि कितने साल पहले जो है वो ये चीज़ें इवॉल्व हुई हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास प्रोकैरियोट्स आते हैं, और ये प्रोकैरियोट्स एक्चुअली 3.4 टू 3.5 बिलियन ईयर्स जो है ये पहले आए। यानी कि 3.4 टू 3.5 बिलियन ईयर्स पहले ये प्रोकैरियोट्स जो है ये इवॉल्व हुए। उसके बाद आते हैं यूकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स ये इन्हीं प्रोकैरियोट्स में से इवॉल्व हुए थे, और ये एक्चुअली हमारे पास 2 बिलियन ईयर्स अगो हमारे पास आए। यानी कि 2 बिलियन ईयर्स अगो हमारे पास ये जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जन्म लिया। अब यहाँ पे लिखा है कि बिलीव दैट प्रोकैरियोट्स में हैव अराइजन मोर देन 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। यानी कि ये इनका डिफरेंस बता रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स जब इवॉल्व हुए उसके 150 बिलियन ईयर्स के बाद जो है वो यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए। तो प्रोकैरियोट्स से 1.50 ईयर्स अगो बाद में जो है हमारे पास यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए, और प्रोकैरियोटिक सेल से ही यूकैरियोटिक सेल बने। अब ये कैसे बने, इसके लिए हमारे पास दो थ्योरीज दी गई हैं। एक थ्योरी कहलाती है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी। मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी जो है ये एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो आगे चल के कन्वर्ट हो गए यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो ये मैकेनिज्म इसको डिफाइन करने की कोशिश करती है ये थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है कि ये थ्योरी सजेस्ट करती है सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इन्वेजिनेटेड टू इनक्लोज द जेनेटिक मटेरियल। यानी कि अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखें तो उसका मटेरियल जो है वो इस तरह से होता है सेल के अंदर, और वो उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। यानी कि उसके पास जो है वो अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियस को इनक्लोज करती है, वो मेम्ब्रेन इसके पास मौजूद नहीं होती। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने इसकी जो सेल मेम्ब्रेन थी, ये सेल मेम्ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता इन्वेजिनेट हो गई। यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन अंदर चली गई, अंदर की तरफ फोल्ड हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता इसने न्यूक्लियस को जो है वो इनक्लोज कर लिया। और जब न्यूक्लियस इनक्लोज हो गया तो ये मेम्ब्रेन यहाँ से जो है वो टूट गई। यानी कि उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो आ चुका था वजूद में, और सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मौजूद था। तो ये थ्योरी हमें इस तरह से कुछ बताती है। और डेवलपमेंट ऑफ ट्रू न्यूक्लियस जो है इसको एक्सप्लेन करती है कि इस तरह से ट्रू न्यूक्लियस जो है वो डेवलप हुआ, और बाकी का कुछ पोर्शन जो है वो दूसरे मटेरियल्स को इनक्लोज किया। यानी कि जो भी अंदर मटेरियल मौजूद थे वो मेम्ब्रेन से इनक्लोज हो गए, और इस तरह से हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो सेल के अंदर मौजूद थे, जिसके अंदर न्यूक्लियस और बाकी के ऑर्गेनेल्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल जो है वो बन चुका था। अब ऐसे हमारे पास ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है। जबकि यहाँ पर हमारे पास एक दूसरी भी थ्योरी है जो कि कहलाती है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ये थ्योरी कुछ अलग तरह से इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आए हैं। तो ये थ्योरी जो है वो लेन मार्गुलिस ने दी है, और इन्होंने ये सजेस्ट किया है कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक सेल है, वो कुछ इस तरह से इवॉल्व हुआ होगा कि हमारे पास एक पहले क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल था जो कि हमारे पास अमीबॉइड था। ये थोड़ा साइज़ में लार्ज था, एनएरोबिक था, यानी कि ये रेस्पिरेशन जब करता था तो ये ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करता था। तो ये इसने क्या किया कि इसने किसी दूसरे किसी बैक्टीरिया को, एरोबिक बैक्टीरिया को जो कि ऑक्सीजन को यूज़ करता है,
ऐसे बैक्टीरिया को इसने खा लिया, यानी कि इंजेस्ट कर लिया अपने अंदर। तो ये एक बड़ा सेल था और इसने एक छोटे से बैक्टीरिया को जो है वो अपने अंदर इंजेस्ट कर लिया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है हमारे पास एक ऑर्गेनेल बन गया। और ये ऑर्गेनेल जो है वो ऐसा ऑर्गेनेल था जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकता था, और ये ऑर्गेनेल हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया था। तो इस तरह से इस अमीबॉइड प्रोकैरियोट को जो है माइटोकॉन्ड्रिया मिल गया, और इस तरह से बाकी के ऑर्गेनेल भी इसी तरह से अभी आएंगे। तो रेदर देन डाइजेस्टिंग इट, अब ये जब ये इस बैक्टीरिया को इसने खा लिया तो इसने इस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट नहीं किया, बल्कि ये उसके अंदर ही ये बैक्टीरिया रहने लगा एक रिलेशनशिप के साथ, जिसे हम कहते हैं एंडो सिम्बायोटिक रिलेशन। एंडो का मतलब है कि वो उसकी बॉडी के अंदर रह रहा है, उसकी सेल के अंदर रह रहा है, जबकि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर रहा है दोनों का बेनिफिट। यानी कि इसके अंदर ये प्रोकैरियोटिक और दूसरा हमारे पास ये सेल जो है, ये दोनों आपस में एक रिलेशनशिप के अंदर ये रह रहे हैं। इसी तरह से जो है यूकैरियोटिक सेल, दूसरा जो है हमारे पास प्लांट लाइक जो यूकैरियोटिक सेल होता है, वो कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को उसने इंजेस्ट किया। तो उसी तरह से हमारे पास एक दूसरा सेल बना जो कि प्लांट का एंसेस्टर सेल हो सकता है, यानी कि उसके अंदर वो फोटोसिंथेटिक सेल था। और ये हमारे पास एक ऑटोट्रॉफिक सेल इस तरह से कुछ बना होगा कि उसने क्या किया, हमारे पास एक सेल है जो कि एक यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन वो सिंपल यूकैरियोटिक सेल था। तो उसने एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को क्या किया, इंजेस्ट कर लिया। जब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को इंजेस्ट कर लिया तो उसके अंदर वो बैक्टीरिया आ गया। अब वो वहाँ पर अंदर जो है उस सेल के अंदर रहकर वो फोटोसिंथेसिस कर सकता था, और वो आज हम उस ऑर्गेनेल को हम जो है वो क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा ऑर्गेनेल कुछ इस तरह से बना होगा, और ये जो है इस बैक्टीरिया से आगे चल के हमारे पास प्लांट डेवलप होंगे। जबकि दूसरा हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला बैक्टीरिया था, उससे हमारे पास जो एरोबिक बैक्टीरिया बन चुका था, उससे एनिमल्स जो है वो हमारे पास वजूद में आए होंगे। तो इस तरह से कुछ जो है चीज़ें वजूद में आई। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो है वो ये ज़्यादा पावरफुल है इस चीज़ को डील करने में कि कैसे यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए, क्योंकि ये एक्सप्लेन करती है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है ये कैसे बने, और बाकी के ऑर्गेनेल्स भी कैसे बने, इनको ये एक्सप्लेन कर रही है। अब ये कैसे पता कि ये जो आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं ये एक बैक्टीरिया था, और जिसको हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं ये भी एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था। तो ये कैसे अंदाज़ा इससे लगाया गया, तो ये कुछ इस तरह से अंदाज़ा लगाया गया क्योंकि इसके माइटोकॉन्ड्रिया के और क्लोरोप्लास्ट के जो फीचर्स हैं वो फीचर सेम हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल की तरह। क्योंकि इस जो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है आप देखेंगे तो इनके पास एक सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल मौजूद है, वैसा ही डीएनए जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होता है। इसके अंदर राइबोसोम्स हैं जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं, वैसे ही राइबोसोम्स इनके अंदर भी मौजूद हैं। साथ में ये मेटाबॉलिज्म भी प्रोकैरियोटिक सेल की तरह करते हैं, और इनके अंदर रिप्रोडक्शन भी होती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डिवाइड भी होता है। और किस तरह से डिवाइड होगा, ये बाइनरी फिशन के तरीके से डिवाइड होता है, जो कि हमारे पास किसके अंदर, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये सारी फीचर्स मौजूद होते हैं। तो क्योंकि इनके फीचर्स बिल्कुल ही मैच हो रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल से, तो ये हमारे पास अंदाज़ा लगाया गया है कि ये जो है एक्चुअली किसी यूकैरियोटिक सेल ने इस प्रोकैरियोटिक सेल को इंजेस्ट कर लिया। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको जो है वो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी भी यहाँ पर दिख रही है कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल था, जिसके अंदर इसकी मेम्ब्रेन जो है ये इनवर्ट देखें आ रही है। तो यहाँ से ये मेम्ब्रेन इसकी जब अंदर फोल्ड हो जाएगी, तो अब यहाँ पर इस न्यूक्लियस के सराउंड जो है ये मेम्ब्रेन आ जाएगी। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसकी कंपोजिशन वही है जो इस सेल की मेम्ब्रेन है, यानी ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों की कंपोजिशन सेम है। और ये हमें ये बात इसको सजेस्ट करती है कि यहाँ पर मेम्ब्रेन जो है ये अंदर की तरफ गई होगी। तो यहाँ पर आपके पास फोल्डिंग हुई होगी मेम्ब्रेन की, और इसने इनक्लोज कर लिया इस न्यूक्लियस को। तो ये मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी कहलाती है। जबकि यहाँ पर आपके पास दूसरी थ्योरी जिसमें ये बैक्टीरिया को इसने इंजेस्ट कर लिया इस सेल ने, और जब इनगल्फ कर लिया एन एक एरोबिक बैक्टीरिया को, तो जब एरोबिक बैक्टीरिया को इनगल्फ किया तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया साथ में रहकर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कन्वर्ट हो गया, और यहीं पर ये रेस्पिरेशन करने लगा। जबकि यहाँ पर जब इसने क्लोरोप्लास्ट को इसी सेल ने यहाँ पर जो है वो इंजेस्ट किया, तो हमारे पास ये प्लास्टिड यानी कि क्लोरोप्लास्ट वगैरह यहाँ पर बन गए। तो ये इनका काम है हमारे पास फोटोसिंथेसिस करना, और ये एक्चुअली प्लांट सेल बन गया। जबकि यहाँ पर ये एनिमल सेल बन गया, और इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है रेस्पिरेशन करना। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है एविडेंस देता है कि प्रिमिटिव जो यूकैरियोटिक सेल है वो पहले तो सिंगल में रह रहे थे,
प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जो सेल हैं वो स्टार्ट में जब बने थे तो वो सिंगल सेल के अंदर रह रहे थे, जैसे कि अमेबा हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे सेल से एक सेल से जो है वो एसोसिएशन के अंदर रहने लगे और वो अपने ग्रुप्स बनाने लगे। उनको हम कॉलोनीज़ कहते हैं। तो उन सेल्स की जो है ग्रुप्स बनने लगे, कॉलोनीज़ बनने लगी। और ये जो है हमें बात बताती है कि इस तरह से हमारे पास मल्टी सेल्युलरिटी वजूद में आई, यानी कि हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से बने। उसके बाद क्योंकि जैसे ही सेल आपस में आते गए तो वो साथ में फंक्शन करते गए, लेयर उसके ऊपर आती गई, जिस तरह से हमारे पास टिश्यूज़ बन गए और हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरह से बनी, ऑर्गन्स बने और हमारे पास कंप्लीट जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वजूद में आए। तो यूकैरियोट्स अल्टीमेटली लीड टूवर्ड्स द एवोल्यूशन ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरह से यूकैरियोट से हायर ऑर्गेनिजम्स हमारे पास बने हैं और ये हमें इस चीज़ से जो है वो पूरा अंदाज़ा होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है लेमार्किज्म को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।